Hello everyone, welcome to Manowar Education. In this video, we are going to discuss about the current affair and general knowledge for CLAT 2025 examination. So we have included the most important current affair from the second week of October, that is from the 7th of October to 13th of October 2024. And this is the part 28 of this session. So let's start this session. Before that, here is some important information regarding our social media handles. So you can join on Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp. तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो है आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम पे मिल जाया करेगा। एंड सब्सक्राइब दिस मैनुअर लॉ इंट्रेंस चैनल फॉर डेली अपडेट, इंपॉर्टेंट अपडेट लॉ एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, क्लैट सीईटी लॉ एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स भी आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल मैनुअर लॉ इंट्रेंस एग्जामिनेशन. In case if you want to join us for self-study program, then visit our offline center, that is Vasai, Thane, Dadar, Borivali, Andheri, Pune. If you are not residing in Mumbai or Pune, then you can call on this number for live classes. Online classes के लिए जो है आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, आपको काउंसलर जो है पूरी तरह गाइड कर लेंगे. You can avail the demo classes both offline and online here. So let's start this session, and we have included the most important 5 topics, 5 important current affairs from this week, and we will discuss the topic, and after that we will discuss the question and answer regarding that topic. जो क्लैट का आपका पैटर्न फॉलो होता है उसके अकॉर्डिंग ही इस सेशन को हम लोग करेंगे. पहले भी हमने 27 सेशन जो है इसमें कर लिया है, सारे लेक्चर आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा. सो आइए शुरू करते हैं. ये जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज द मिसयूज ऑफ सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी एंड डोमेस्टिक वायोलेंस एक्ट 2005. तो ये डोमेस्टिक वायोलेंस एक्ट जो है उसको लेकर काफ़ी न्यूज़ में चलता रहा है कि इसका मिसयूज़ होता है, इसका जो है गलत जो है से मेन के लिए जो है यूज़ किया जाता है, अगेंस्ट यूज़ किया जाता है, बहुत सारे को फ्रेम कर दिया जाता है गलत केसेस में. तो इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा है, इस पर कुछ जो है नया लॉ आना चाहिए. इस तरह की बातें जो है आपको सुनने को मिलेगी. तो सो इसके बारे में ही देखने का है कि हम जो है इस पर डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा उसको भी हम लोग देखेंगे. सो द टॉपिक इज रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट सेक्शन 498A ऑफ इंडियन पेनल कोड, नाउ भारतीय न्याय संहिता, एंड डोमेस्टिक वायोलेंस एक्ट 2005 आर अमॉन्ग द मोस्ट अब्यूज्ड लॉज. तो अभी जो है सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 498A और डोमेस्टिक वायोलेंस एक्ट 2005 जो है इन दोनों का जो है बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है, इन दोनों का बहुत ज़्यादा अब्यूज़ हो रहा है. कोई भी जो है आपको हस्बैंड वाइफ हो तो वो क्या करते हैं कि उन पे जो है गलत इन लॉज पे, इन सब पे जो है गलत केस भी कर रहे हैं, गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, फ्रेम किया जा रहा है चार्जेस. तो इसको लेकर जो है कंसर्न उन्होंने दिखाया है. Section 498A of the Indian Penal Code (IPC) deals with the criminal offence of cruelty against a married woman by her husband or his relatives. तो 498 क्या कहता है कि कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस जो है अगर आप अपने इन लॉज के अगेंस्ट जो है आप रजिस्टर कर सकते हो, या फिर अपने हस्बैंड के या फिर उनके रिलेटिव्स के जो है आप अगेंस्ट जो है रजिस्टर कर सकते हो. कोई भी वीमेन जो है या उसका कोई भी वीमेन के बिहाफ पे जो है कोई भी रजिस्टर कर सकता है. ये केस 498A जो है आपको यहाँ पे मिलेगा. द सेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1983. तो इसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया था 1983 में. और इसमें जो है क्रूएलिटी को कैसे डिफाइन किया गया है. क्रूएलिटी इज डिफाइंड एज एनी विलफुल कंडक्ट दैट इज लाइकली टू कॉज ग्रीव इंजुरी और डेंजर टू द वीमेंस लाइफ, लिम्ब और हेल्थ और ड्राइव हर टू कमिट सुसाइड. तो क्रूएलिटी का जो है डिफिनेशन वो ये है कि कोई भी ऐसा एक्ट आप करते हो, जानबूझ के कर रहे हो, विलफुली कर रहे हो, सो उससे क्या होगी, उसको ग्रेव इंजरी, बहुत मेजर इंजरी जो है इन्फ्लिक्ट हो वीमेन पे, या फिर आपको उसके लाइफ को ही डेंजर हो, खतरा हो, या फिर उसका हाथ पैर कोई भी लिम्स वगैरह अफेक्ट हो जाए, हेल्थ अफेक्ट हो, या आप उसको इतना ये कर दो, सप्रेस कर दो, इतना एक्सप्लॉइट कर दो कि वो सुसाइड कमिट कर ले या उसके बारे में वो अटेम्प्ट करे. तो ये जो है क्रूएलिटी में आएगा. A complaint can be filed by the aggrieved woman or by any person related to her by blood, marriage or adoption. तो कंप्लेन जो है कोई भी फाइल कर सकते हैं, या तो उसके ब्लड रिलेशन से कोई हो, या फिर उनके जो मैरिज से जहाँ से भी रिलेटेड है वहाँ से भी कोई हो, या फिर किसी को उन्होंने अडॉप्ट कर रखा है तो वो भी जाकर जो है वो क्या कर सकते हैं, ये कंप्लेन फाइल कर सकता है.
या कर सकती है। अ कंप्लेंट मस्ट बी फाइल्ड विद इन 3 ईयर्स ऑफ द एलिजेड इंसिडेंट। लेकिन इसमें ये है कि आपको जो इंसिडेंट के बारे में आप बताएंगे कि आपके साथ ये हुआ था, आपके साथ ये हुआ, सो यू हैव टू फाइल विद इन द 3 ईयर्स ऑफ द इंसिडेंट। कि अब इंसिडेंट हो गया आपका 5 ईयर्स पहले, आपने कहा कि मुझसे मेरे साथ 5 साल पहले उसने ऐसे किया था, तो वो जो है माने नहीं होगा, आपको 3 साल के अंदर में ही इसको फाइल करना है अगर आपके साथ उस टाइम हो रहा है तो। The Protection of Women and Domestic Violence Act 2005 was enacted to provide a comprehensive legal framework for the protection of women against domestic violence, recognizing violence in both physical and psychological forms within family settings। तो ये जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में जो आया था, ये प्रोटेक्शन देता है, एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है वीमेन को, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट जो है एक वीमेन को प्रोटेक्ट करता है। और ये किसी भी तरह का वायलेंस को जो है ये इसमें आप रिकॉग्नाइज करता है, जैसे कि फिजिकल हो या फिर आपको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उसके बॉडी पे पड़ रहा हो, तो वो भी जो है वायलेंस के अंडर ही आएगा इसमें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का। और ये जो है नॉन कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल वारंट है। अगर आपके अगेंस्ट वारंट आता है तो आपको अरेस्ट होना पड़ेगा, इसमें कोई भी बेल नहीं मिलेगा। The Act broadly defines domestic violence to include physical, emotional, sexual, verbal and economic abuse। तो इस एक्ट में जो है बहुत ब्रॉडली जो है इसको डिफाइन किया गया है कि वायोलेंस का मतलब क्या है। डोमेस्टिक वायोलेंस का फिजिकल वायोलेंस यानी उस पर आपने हाथ छोड़ा, मारा पीटा, वो है। इमोशनल तरीके से आप उसको ब्लैकमेल कर रहे हो किसी भी वजह से, सेक्सुअली हैरास कर रहे हो, वर्बली अब्यूज कर रहे हो, या फिर आपको इकोनॉमिक अब्यूज कर रहे हो, पैसे वगैरह की तंगी है, वो पैसे नहीं है उसके पास कुछ करने के लिए, आपकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो दैट विल कम्स अंडर द डोमेस्टिक वायोलेंस। It covers any harm or injury to the well-being of a woman or threat thereof, including coercion, harassment and denial of resource or entitlement। तो ये सारी जो है इसमें अंडर में आएगा। अगर आप उसको जो है किसी भी चीज़ से डिनाई करते हो कि रिसोर्सेज जो इंटाइटल है उसका, जो इसकी ये बनता है नीड है, जो उसका हक है, वो आप उसको नहीं देते हो, तो वो भी इसमें जो है कवर होगा। सो दीज आर द टॉपिक रिलेटेड टू 498A जो है डोमेस्टिक वायोलेंस 2005 एक्ट के रिलेटेड टॉपिक था, इसको हमने डिस्कस किया। नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर विच प्रोविजन is a person in charge of a shelter home required to provide shelter to an aggrieved person upon request। तो ये जो है आपको किस सेक्शन के अंडर ये कहा गया कि शेल्टर होम जिसके अंडर में काम कर रहे हैं शेल्टर होम है, और उसको जो है अगर कोई वीमेन ऐसा आती है डोमेस्टिक वायलेंस का केस लेकर, तो उसको जो है शेल्टर प्रोवाइड करना है। ये किस सेक्शन में लिखा गया है इंडियन पैनल कोड के? सो सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9 एंड द करेक्ट आंसर इज सेक्शन 6 में है कि जो भी ऐसी वीमेन अगर आपके पास आती है तो आप उसको शेल्टर प्रोवाइड करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज द वारंट अथॉरिटी टू ऑर्डर मॉनेटरी रिलीफ अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो ये जो पैसे की बात होती है, मॉनेटरी रिलीफ की बात होती है, एलुमिनी की बात होती है, ये किसके अंडर आता है? कौन जो है ये ऑर्डर दे सकता है? किसके ऑर्डर से ये चीज़ें दी जा सकती है वीमेन को, कोई भी ऐसी वीमेन को जो केस करती है डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर? सो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रोटेक्शन ऑफिसर अंडर दिस एक्ट। एंड द करेक्ट आंसर इज मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है ये ऑर्डर दे सकते हैं मॉनेटरी रिलीफ का, जिनके अंडर में ये केस चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द कंसिक्वेंसेज और पेनाल्टीज फॉर वायोलेटिंग ए प्रोटेक्शन ऑर्डर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो ये जो है अगर आप वायोलेट करते हो, आपको ऑर्डर दिया गया कि आपको ये चीज़ जो है फुलफिल बॉन्ड बन गया कि आपको ये सारी चीज़ें देनी है, अगर आप उस ऑर्डर को वायोलेट करती हो तो आपको क्या पेनाल्टीज जो है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज आपके साथ हो सकता है? इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर और फाइन अप टू Rs 20,000 और बोथ imprisonment up to 1 year and fine up to Rs 20,000, imprisonment up to 1 year only, fine up to Rs 50,000 only, and the correct answer is imprisonment up to 1 year or fine up to Rs 20,000 और both will। तो ये दोनों पेनाल्टीज एक साथ आपको मिल सकती है, डिपेंड ऑन द जज मजिस्ट्रेट पे ये टोटली डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ्स कैन नॉट बी क्लेम्ड बाय अ वीमेन। तो इस एक्ट में जो है बहुत सारी चीज़ें हैं वीमेन को लेकर, लेकिन वीमेन जो है इस एक्ट के थ्रू क्या नहीं ले सकती है, क्या नहीं दिया जा सकता है, क्या नहीं मांग कर सकती हैं? डिवोर्स, प्रोटेक्शन, मॉनेटरी, रेसिडेंस, एंड द करेक्ट आंसर इज डिवोर्स। तो प्रोटेक्शन तो मिलेगा,
मॉनेटरी भी मिलेगा, रेसिडेंस भी मिलेगा, लेकिन डिवोर्स इस एक्ट के थ्रू नहीं, डिवोर्स के लिए एक अलग से आपको डिवोर्स पिटिशन फाइल करना होगा। Next question is, under the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, besides passing order for protection and residence, a magistrate can pass। तो ये सारी चीजें तो मजिस्ट्रेट दे ही सकते हैं। मजिस्ट्रेट और क्या क्या चीज जो है वीमेन को ये ऑर्डर दे सकता है कि उसको दिया जाए? कस्टडी ऑर्डर्स, कंपनसेशन ऑर्डर्स, एक्स पार्टी ऑर्डर्स, ऑल ऑफ द एबव। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। ये सारी चीजें जो है कस्टडी, अगर कोई बच्चा है तो उसका कस्टडी जो है वीमेन को दिया जा सकता है, ये मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे सकते हैं। कोई भी कंपनसेशन, किसी पैसे वगैरह का, वो भी ऑर्डर दिया जा सकता है। एक्स पार्टी ऑर्डर्स मतलब कि जो पार्टी जो है आपको वहां पे प्रेजेंट नहीं भी है, उसका बिना बात को सुने भी जज जो है, मजिस्ट्रेट जो है वो ऑर्डर दे सकता है, पास कर सकता है। सो दीज आर द टॉपिक्स एंड द क्वेश्चंस व्हिच वी हैव डिस्कस्ड। द फर्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट द डोमेस्टिक वायलेंस। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द इजराइल हिजबुल्लाह कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर थ्योरी। तो हमने देखा अभी जो है इंटरनेशनल रिलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछली बार भी क्लैट में जो है इजराइल और पैलेस्टीन वार को लेकर जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। नाउ इजराइल हिजबुल्लाह कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर थ्योरी, इस पे हम क्वेश्चन, इसका टॉपिक को देखेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हमें बन सकता है वो भी देखेंगे। तो आप लोग जो भी इससे रिलेटेड चीजें होंगी उसको पढ़ के जाएंगे, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। इजराइल से जो भी रिलेटेड टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। So recent conflicts such as the prolonged Israel-Hezbollah war, the Russia-Ukraine war and unrest in many other parts of the world have revived the debate over whether large-scale violence can ever be justified। तो आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड में जो है हर तरफ क्या है, वॉर चल रहा है, कोई एक दूसरे को मार ही रहा है, दूसरा कंट्री इसको उसको। इजराइल हिजबुल्लाह का चल रहा है, रशिया यूक्रेन का चल रहा है, कहीं भी चल रहा है, सीरिया का चल रहा है, पैलेस्तीन का चल रहा है। तो इस तरह से वॉर जो है कंटिन्यूसली चल ही रहा है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। तो क्या ये कंटिन्यूअस वायलेंस जो है लार्ज स्केल पे क्या जस्टिफाई किया जा सकता है कि वॉर के नाम पे कितने लोग मर रहे हैं? तो ये कभी भी जस्टिफिकेशन इसका नहीं हो सकता है। वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ एनीथिंग। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ इजराइल इन 1948 ट्रिगर्ड मास डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओवर 7,50,000 पैलेस्टीनियन अरब्स ड्यूरिंग द 1948 अरब इजरायली वॉर। तो ये इजराइल को जब एस्टैब्लिश किया गया था 1948 में, ब्रिटिश ने जो है एस्टैब्लिश किया था, तो उस वक्त जो है लार्ज डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिला था। जो भी पैलेस्टीन में, जो उस वक्त पैलेस्टीन का जो नेटिव जो पीपल थे, उनको माइग्रेट वहाँ से करना पड़ गया था और अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, लेबनान वगैरह कहीं कहीं वो लोग चले गए। तो वो लोग लगातार जो है इस कोशिश में है कि जो उनसे लैंड छीना गया है, जो उनसे लैंड लिया गया है, वो उसको वापस ले सके। वो ऐसा, ब्रिटिश ने ऐसा क्यों किया, इन चीज़ों को लेकर जो है वो लगातार कन्फ्लिक्ट में है। मेनी ऑफ दीज रिफ्यूजीज साउथ शेल्टर इन साउदर्न लेबनान, हाइटनिंग टेंशन इन द रीजन। तो ये क्या है कि बहुत सारे जो है रिफ्यूजी जो है वहाँ से जब निकले तो वो लेबनान वगैरह के एरिया में जो है जाकर सेटल हो गए। दिस सिचुएशन वाज फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बाय कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग वेरियस लेबनीज फैक्शंस इंक्लूडिंग क्रिश्चियन मिलिशिया एंड पैलेस्टीनियन ग्रुप्स। तो ये जो है आपको लेबनान में भी जो है ये फैक्शन जो था, क्रिश्चियन मिलिशिया और पैलेस्टीनियन ग्रुप्स, इन सब में जो है आपको कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिला। During the 1960s and 1970s, the presence of the Palestine Liberation Organization, जिसको PLO कहते हैं, PLO in Southern Lebanon escalated Israel security concern। तो ये जैसे ही 1960 और 70 के राउंड जो है PLO का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो ये क्या नाम है, इजराइल का जो है टेंशन बढ़ गया, क्योंकि उसका लगातार जो है ये इस पर अटैक वगैरह करता था और इजराइल के लिए कंसर्न का इशू हो गया PLO। Hezbollah was established in 1982 with Iranian support in response to the Israeli invasion and ongoing civil war, aiming to resist Israeli occupation and protect Lebanese sovereignty। तो हिजबुल्ला जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एस्टैब्लिश किया गया 1982 में ईरान के सपोर्ट से, और इसमें यह था कि इजराइल का जो इन्वेजन है उसको कैसे उसको रिस्पॉन्स दिया जाए, इजराइल का जो अटैक है उसको कैसे रजिस्ट किया जाए, उसका जो ऑक्यूपेशन है उसको ख़त्म किया जाए, और लेबनान का जो सोवरेनिटी है, जो सोवरेनिटी है उसको मेंटेन किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। During the 1980, Hezbollah conducted guerrilla warfare against Israeli forces and their allies in Lebanon, notably bombing US and French barracks in 1983, causing significant casualties। तो 1980s के अराउंड जो है आपको हिजबुल्ला कंटिन्यूसली जो है गुरिल्ला वारफेयर में इन्वॉल्व था, और उन्होंने यूएस और फ्रेंच बैरक पे भी अटैक किया, जिसमें काफ़ी कैजुअलिटीज़ वगैरह भी देखने को मिला। हिजबुल्ला विच ट्रांसलेट्स टू पार्टी ऑफ गॉड इज अ शिया मिलिशिया एंड पॉलिटिकल पार्टी। तो हिजबुल्ला जो है
आपको एक पार्टी ऑफ गॉड, जिसका मतलब होता है ये एक शिया जो है ऑर्गेनाइजेशन है। शिया और सुन्नी दो कम्युनिटी होते हैं, तो उसमें जो शिया कम्युनिटी है उनका ये ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक। The term two-state solution is sometimes mentioned in the news in the context of the affairs of। तो टू स्टेट सॉल्यूशन जो है वो कौन सा जो टर्म है, किसके लिए, किस कंट्री के लिए यूज होता है? चाइना, इजराइल, इराक, यमन। एंड द करेक्ट आंसर इज इजराइल। तो इजराइल और पैलेस्टीन के लिए जो है आपको टू स्टेट सॉल्यूशन टर्म्स अक्सर न्यूज में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मुस्लिम मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह इज प्रीडोमिनेंटली बेस्ड इन। तो ये जो हिजबुल्लाह 1982 में एस्टैब्लिश किया गया था विद द सपोर्ट ऑफ द ईरान, तो ये कहाँ बेस है? सबसे ज़्यादा इसका जो बेस कहाँ है? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ईरान। एंड द करेक्ट आंसर इज लेबनान। तो ये जो है लेबनान में बेस है। ये आपको ये जो ग्रुप है हिजबुल्लाह ग्रुप, दैट इज बेस्ड इन लेबनान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ वेपनरी हैज हिजबुल्लाह बीन नोन टू यूज अगेंस्ट इजराइल। तो अभी जो है इजराइल के अगेंस्ट जो है हिजबुल्लाह कौन सा वेपन जो है वो यूज कर रहा है इजराइल को ये करने के लिए, उसके ऑक्यूपेशन को रोकने के लिए, उसके इन्वेजन अटैक को रोकने के लिए? कन्वेंशनल टैंक्स, ड्रोन्स ओनली, रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, नेवल शिप्स। एंड द करेक्ट आंसर इज रॉकेट्स एंड मिसाइल्स। तो कहा जाता है कि अभी हिजबुल्लाह ने 180 रॉकेट जो है ईरान ने 180 रॉकेट जो है वहां पे फायर किया था, और हिजबुल्लाह भी लगातार जो है रॉकेट उस पर इजराइल पे फायर कर ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इंटरनेशनल बॉडी हैज बीन इन्वॉल्वड इन मेडिएटिंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल एंड हिजबुल्लाह। तो कौन सा जो है इंटरनेशनल बॉडी है जो दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको मेडिएट कर रहा है, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है? तो वो जो है नेटो, अफ्रीकन यूनियन, यूनाइटेड नेशंस और अरब लीग। एंड द करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें वर्क कर रहा है कि दोनों के बीच पीस एस्टैब्लिश हो जाए, जो एक रेजोल्यूशन हो जाए कि ये चीज़ें ना हो, एस्केलेट ना हो, वॉर जो है फर्दर एस्केलेट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इवेंट इज रिफर्ड टू एज नकबा बाय पैलेस्टीनियंस। तो पैलेस्टीनियन जो है नकबा वर्ड यूज करते हैं, और नकबा वर्ड जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है, किस वर्ड के लिए, किस चीज के लिए? द ऑस्लो अकॉर्ड्स, द 6 डे वॉर, द क्रिएशन ऑफ इजराइल इन 1948, द कैंप डेविड अकॉर्ड्स। एंड द करेक्ट आंसर इज द क्रिएशन ऑफ इजराइल इन 1948। उसके लिए वर्ड होता है यूज नकबा। जो इजराइल बनाया गया था 1948 में, तो वो वर्ड नकबा के तौर पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज 10 इयर्स ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। तो स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे हो चुके हैं, और ये जो है इस बारे पे हम टॉपिक देखेंगे। इंपॉर्टेंट है ये स्वच्छ भारत मिशन, काफी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के लिए। सो विल डिस्कस अबाउट द स्वच्छ भारत मिशन। सो रिसेंटली द स्वच्छ भारत मिशन SBM मार्क्ड इट 10th एनिवर्सरी ऑन 2 अक्टूबर 2024। सो ये जो है 2 अक्टूबर 2024 को इनका क्या हो गया, 10 साल पूरा हो गया है। It was launched on 2 October 2014 by the Ministry of Drinking Water and Sanitation and the Ministry of Housing and Urban Affairs। तो ये जो है कब लॉन्च हुआ था? दैट इज ऑन 2 अक्टूबर 2014 को जो है लॉन्च किया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है इसको लॉन्च किया था। It was also divided into SBM ग्रामीण for rural areas and SBM urban for urban centers। सो ये जो मिशन है, ये जो स्कीम था, इसको दो पार्ट में डिवाइड था। एक तो था स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, दैट इज रूरल एरियाज के लिए, और एक था स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, दैट इज फॉर द सिटी एरिया, अर्बन एरिया के लिए। इट एम टू मेक इंडिया ओपन डिफेकेशन फ्री बाय कंस्ट्रक्टिंग इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी टॉयलेट्स। तो ये जो है इसका एक और एम ये था कि किसी भी तरह जो है इंडिया को ओपन डिफेकेशन जो है वो फ्री कर दें, जो खुले में लोग शौच करते हैं वो ना हो, और पूरी तरह से जो है इसको इराडिक्ट किया जाए, ताकि हर जगह जो है कम्युनिटी टॉयलेट या इंडिविजुअल टॉयलेट जो है सबके घर में प्रोवाइड किया जाए। एंड टू इम्प्लीमेंट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स इन स्कूल्स एंड आंगनवाड़ी टॉयलेट। और जो भी वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है स्कूल वगैरह में, आंगनवाड़ी जो सेंटर है वहाँ पर ये इंस्टॉल किया जाए। An area can be notified or declared as ODF if at any point of the day not even a single person is found defecating in the open। तो OFD जो है, ODF जो है ओपन डेफिकेशन फ्री एरिया, उसी को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसी को ये स्टेटस मिलता है उस विलेज को या उस एरिया को जहां एक भी सिंगल पर्सन ओपन में डेफिकेशन करते हुए नजर नहीं आते, या वहां पे इस तरह की चीजें नहीं देखने को मिलती है। अंडर द मिशन 10 करोड़ टॉयलेट्स वेर बिल्ट एंड मोस्ट 6 lakh villages have been designated as ODF on 2 October 2019। सो इस मिशन के अंडर जो है लगभग 10 करोड़ 10 करोड़ टॉयलेट जो है वो बना,
और लगभग जो है 6 लाख विलेज को ODF फ्री जो है डिक्लेयर किया गया है 2019 तक। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप जो है गांव वगैरह विलेज वगैरह के एरिया में जाओगे, बहुत सारी गंदगी होती थी रोड पे, लेकिन इसकी वजह से जो है अब आपको देखने को बहुत कम मिलेगा। अपॉन कंप्लीटिंग 5 years in 2021, the government launched SBM 2.0, focusing on creating garbage-free cities, managing fecal sludge, addressing plastic waste and improving grey water management। तो ये जो है उसके बाद गवर्नमेंट ने SBM स्वच्छ भारत मिशन 2.0 भी लॉन्च किया, जिसमें जो है गार्बेज फ्री सिटी के तौर पे किसी को स्टेटस दिया जाता था। प्लास्टिक वेस्ट को एड्रेस किया गया, उससे जो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होता है उसको कैसे कम किया जाए, ग्रे वाटर जो है उसको कैसे जो है मैनेजमेंट किया जाए, ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग कैसे हो, ये सारी चीज़ों पे जो है आपको SBM 2.0 जो है वो फोकस कर रहा था। These include, for 10 years the government has embarked on several कैंपेन ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड डेवलपमेंट। तो ये 10 साल जो है गवर्नमेंट कंटिन्यूसली जो है इन्वायरमेंट और हेल्थ को लेकर काफ़ी कंसर्न थी और बहुत सारे कैंपेन भी जो है इन्होंने रन किए। दीज इंक्लूड द स्वच्छ भारत मिशन, द अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, द प्रधानमंत्री आवास योजना एंड द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ये सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट जो है लॉन्च कर रही थी। अभी भी जो है ये सारी स्कीम चल रही है ताकि जो है लोगों को फैसिलिटी मिल सके, हमारा जो शहर है, जो हमारा गांव है वो साफ रह सके। सो दीज आर द प्रोग्राम रन बाय द गवर्नमेंट। नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू द SBM स्वच्छ भारत मिशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच महात्मा गांधी एनिवर्सरी वाज द स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च्ड ऑन। तो कौन सी एनिवर्सरी थी महात्मा गांधी की जब ये लॉन्च किया गया? इट वाज लॉन्च्ड ऑन 2 October 2014। तो ये कैमी एनिवर्सरी थी, 100th, 145th, 150th, 125th एंड द करेक्ट आंसर इज 145th एनिवर्सरी जो है महात्मा गांधी का ये था। महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन 2 October 1869। तो उनका जो बर्थ कब हुआ था? 1869 में, पोरबंदर गुजरात में। तो ये इनका 145th एनिवर्सरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कलर कोड इज यूज्ड फॉर ड्राई वेस्ट इन स्वच्छ भारत अभियान। सो ड्राई वेस्ट के लिए जो है वो कौन सा कलर जो है वो यूज होता है स्वच्छ भारत अभियान में? सूखा जो कचरा कहते हैं उसके लिए ग्रीन, ब्लू, रेड, येलो एंड द करेक्ट आंसर इज ब्लू। सो ब्लू इज यूज फॉर ड्राई वेस्ट। तो ड्राई वेस्ट जो भी है उसके लिए ब्लू जो है स्वच्छ भारत अभियान में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनिस्ट्री इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वच्छ भारत अभियान। तो कौन सी मिनिस्ट्री है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो इस पे जो है देखती है कि ये स्वच्छ भारत अभियान जो है वो सही से चल रहा है कि नहीं, हर जगह इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। सो दिस इज द, ये जो है मिनिस्ट्री आपको इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। व्हाट इज द मेन स्लोगन ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छ भारत अभियान का जो है स्लोगन क्या है, ये किस स्लोगन के साथ इसको स्टार्ट किया गया था? क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, एक कदम स्वच्छता की ओर, इंडिया फॉर ऑल, स्वच्छ सेवा एंड द करेक्ट आंसर इज एक कदम स्वच्छता की ओर। सो दिस वाज द मेन स्लोगन ऑफ द स्वच्छ भारत अभियान दैट वाज स्टार्टेड ऑन 2 October 2014। And the next question is, which city was declared the cleanest city in India under Swachh सर्वेक्षण 2024? So स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में जो है किस शहर को, किस सिटी को जो है क्लीनेस्ट सिटी का जो है वो टैग दिया गया है? बेंगलुरु, इंदौर, मुंबई, चंडीगढ़ एंड द करेक्ट आंसर इज इंदौर। सो इंदौर जो है 7th कंसेक्यूटिव टाइम जो है नंबर 1 पे रहा है इंदौर, सूरत सेकंड पे है। गंगा सिटी की बात करें तो वाराणसी एंड प्रयागराज जो है वो आपको, वाराणसी जो है वो नंबर 1 पोजीशन पे था। तो ये सारी चीज़ें जो है महाराष्ट्र स्टेट में है। तो ये स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट भी आया है, उसको भी आप लोग देख कर जाएंगे, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज अबाउट द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2024। सो नोबेल प्राइज अनाउंस हो चुके हैं, बहुत सारे नोबेल प्राइज दिए जा चुके हैं। जैसे कि अभी जो है हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट द, ये नोबेल प्राइज इसलिए फिजिक्स का लिया है, सबसे पहले इसी का आया था। तो अभी जो है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप जो है बाकी नोबेल प्राइज जो भी अनाउंस होता है उसको देखते हुए रहेंगे, क्योंकि नोबेल प्राइज इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। इससे स्टैटिक एज वेल एज आपको करंट क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा। सो द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2024 has been awarded by the Royal Swedish Academy of Science to John H. Hopfield and Geoffrey Hinton, two pioneers whose groundbreaking work laid the foundation for modern artificial neural network (ANN) and machine learning.
तो फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ जो है ये नोबेल प्राइज़ देती कौन है, स्वीडिश एकेडमी जो है वो देती है, और इसको जो है हॉफफील्ड और जॉफ्री हिंटन को जो है ये फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ जो है दिया गया है। और इन्होंने क्या डेवलप किया है, दे डेवलप द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एंड मशीन लर्निंग। जो आज आप चैटबोट ये सारी चीज़ें जो यूज़ करते हो, चैटबोट है, आपका बार्ड है, जेमिनाई है, ये सारी चीज़ें जो यूज़ करते हो बिकॉज ऑफ हिम देम, ये कह सकते हैं इन दोनों की वजह से ही आप यूज़ करते हो, क्योंकि इन दोनों ही ने ही इस पर वर्क किया और आखिरी में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आज यूज़ हो रहा है वो इनका देन है। Their work has had profound implication for various fields from physics to biology, finance, medicine and chat artificial intelligence AI app including OpenAI, ChatGPT, generative pre-trained transformation। तो ये जो है मोस्टली जो है इनको जो दिया गया वो इसी फील्ड के लिए दिया गया कि इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के में जो वर्क किया है उसको डेवलपमेंट करने के लिए, जिसकी वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है। जॉन हॉफफील्ड की बात करते हैं, इज अ बेस्ट नोन फॉर क्रिएटिंग द हॉफफील्ड नेटवर्क, अ टाइप ऑफ रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क दैट हैज बीन फाउंडेशनल इन ANN एंड AI। तो इन्होंने जो है एक न्यूरल नेटवर्क, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क जो है उन्होंने वो डेवलप किया। मतलब इनका ये था कि ये जो मशीनें हैं, पहले क्या था हमारा कंप्यूटर, जो आप कोई उसको डेटा दे दो तो वो एक बार में एक काम सॉल्व करती थी, आप कंटिन्यूसली आगे की चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर सकती थी। लेकिन इसमें क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो अपने से भी बहुत सारी चीज़ों को प्रोसेस करती है, जैसे हमारा ह्यूमन ब्रेन है उस तरह से काम करती है ये चीज़ें, क्योंकि हमारे ह्यूमन ब्रेन में भी बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं। तो उन्होंने देखा कि अगर न्यूरॉन्स को हम डेटा देते हैं तो वो अपने आप भी बहुत सारी चीज़ों को कर सकती है। A key features of the network is associated memory, which allow it to retrieve complete information from incomplete or distorted inputs, similar to how the human brain recalls memories when triggered by familiar sensation like a scent। तो ये क्या है कि एक ऐसा जो है एप्लीकेशन जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्होंने ये कहा कि अगर हम ऐसी चीज़ें करें कि अगर कोई चीज़ें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन भी आप कभी डालते हो तो क्या होता है कि उस चीज़ को वो पैरा को फिल कर देती है और उसके आपको आंसर सही दे देता है, कंप्लीट आंसर भी दे देता है। तो ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ब्रेन की तरह भी वर्क कर रहा है, जैसे हमारा ब्रेन जो है कुछ चीज़ों को गैदर कर लेता है, ये चीज़ें उस पर जो है वर्क करने लगता है। Building on a Hoffield work in the 2000, Hinton developed a learning algorithm for a structured Boltzmann machine which enabled deep learning by stacking multiple layers of neuron। तो ये जो इनका आपको हॉफफील्ड का जो स्टडी था उसी को पढ़कर हिंटन ने क्या किया कि डेवलप किया कि बोल्ट्जमैन टाइप का, मतलब कि अगर बोल्ट्जमैन ये क्या है कि अगर कोई चीज़ गलती हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी गलती को फिर से सुधारते हैं और उसको जो है करेक्ट करके खुद से जो है उसको रिट्रीव करते हैं और सही आंसर लेकर आते हैं। उसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी क्या करेगा कि आपको उससे कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसको खुद ब खुद ठीक कर लेगा, उसमें आपका कोई भी इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार गलती हो गया दूसरी बार वो गलती नहीं करेगा, इस तरह की चीज़ें। द RPM could learn from example rather than explicit instruction, तो वो एग्जाम्पल से ही सीख लेगा। दिस was revolutionary because it allowed the machine to recognize new pattern based on similarities with previously learned data। तो आप उससे क्या होगा कि आगे इसकी गलती नहीं होगी, आप जो है वो प्रीवियसली डेटा जो उसमें डाला गया था ना, वो उससे आपने सर्च किया था ना, वो उससे जो है नए पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लेगी और सही जो है सिमिलर आंसर जो है दिया जाएगा। इस पे इन्होंने जो है अपना जो है से एक कंसर्न भी जो है दिखाया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कहा है कि ना हमारी डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ये अच्छी है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है फ्यूचर में बहुत सारे जो है इसके हार्मफुल इफेक्ट्स भी पड़ सकते हैं। इन्होंने कहा कि जॉब जो है बहुत ज़्यादा जो है इससे जा सकती है, लोगों का जो है फेक न्यूज़ पे ज़्यादा इन्होंने ये कहा, इससे लोग फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा ये करेंगे, फेक इडियट फेक चीज़ों को जो है ज़्यादा जो है देखने को मिलेगा, क्राइम वगैरह बढ़ सकता है। तो ये चीज़ों इन्होंने किया है, जब इतनी चीज़ थी तो डेवलप ही क्यों किया भाई। सो वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक, ये इससे जो है क्वेश्चन जो है डेवलप करेंगे। हम देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड हो सकता है। सो हाउ मेनी कैटेगरीज नोबेल प्राइज अवार्ड्स आर अवार्डेड ईच ईयर। तो हर साल जो है नोबेल प्राइज जो है वो कितने कैटेगरी में दिया जाता है, तो हर साल जो है 5, 7, 4 और 6। सो इट इज गिवन इन टोटल 6 कैटेगरी। नोबेल प्राइज जो है दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अल्फ्रेड नोबेल एंड ही डेवलप्ड डायनामाइट जो है इन्होंने डेवलप किया था, और इन्होंने जो है 5 फील्ड में जो है ये नोबेल प्राइज देना स्टार्ट किया था, दैट इज फिजियोलॉजी और मेडिसिन। फिजियोलॉजी को मेडिसिन भी कहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस एंड आफ्टर दैट इन 1967 ये 1895 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था।
in 1967 वन मोर फील्ड इज एडेड, दैट इज इकोनॉमिक्स को भी ऐड कर लिया गया था, और जो है टोटल 6 फील्ड में ये प्राइज दिया जाता है, दैट इज इन द 6 फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। तो सबसे पहले रेसिपिएंट जो है नोबेल प्राइज फिजिक्स में जो है किनको दिया गया था? हेनरिक अंटून लॉरेंस एंड पीटर जीमन, विलियम कॉनराड रोएंटजन, एंटोनियो हेनरी बैकरोल, पीरे क्यूरी एंड मैरी क्यूरी। एंड द करेक्ट आंसर इज विल्हेम कॉनराड रोएंटजन। सो ही हैज बीन गिवन द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स एंड ही डेवलप एक्सरे जो है इन्होंने ये वो डेवलप किया था। एंड द फर्स्ट वीमेन टू गेट द नोबेल प्राइज दैट इज मैरी क्यूरी जो है ये पहली वीमेन थी जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था। एंड शी डेवलप रेडियो एक्टिविटी जो है इन्होंने डेवलप किया था, रेडियो एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज। तो इनमें से किनको जो है नोबेल प्राइज अब तक नहीं मिला है? अमर्त्य सेन, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, सीवी रमन। एंड द करेक्ट आंसर इज महात्मा गांधी। बहुत बार नॉमिनेशन भी हुआ इनका, लेकिन इन पे जो है क्रिटिसिज्म है कि नन वायलेंस को लेकर जो है इन पे ये है कि ये जो है सिर्फ इंडिया के लिए स्पेशली ज़्यादा थे, वर्ल्ड के अराउंड ये इनका कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं था, जिस वजह से जो है इनको अभी तक नोबेल प्राइज पीस वगैरह का नहीं मिल पाया है। अमर्त्य सेन हैज रिसीव द नोबेल प्राइज इन 1998 फॉर द इकोनॉमिक्स के फील्ड में, वेलफेयर इकोनॉमिक्स को लेकर इनको मिला था। मदर टेरेसा रिसीव्ड इट फॉर पीस के लिए जो है इनको मिला है, सोशल सर्विस चलाती हैं थी। सीवी रमन गॉट द नोबेल प्राइज फॉर रमन इफेक्ट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और इनको जो है 1930 में जो है नोबेल प्राइज दिया गया था। इन्हीं के लिए जो है हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? ऑन 28 फरवरी वी सेलिब्रेट नेशनल साइंस डे। तो ये जो है इन सबको मिला है, लेकिन महात्मा गांधी को नहीं मिला अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज। तो इंडियन में सबसे पहले कौन थे जिनको नोबेल प्राइज दिया गया? रविंद्रनाथ टैगोर, एस भटनागर, जेसी बोस, सीवी रमन। एंड द करेक्ट आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर। So Rabindranath Tagore was the first Indian to receive the Nobel Prize. He was also the first Asian to receive the Nobel Prize, and he received this Nobel Prize in 1913 in the field of literature. लिटरेचर के फील्ड में जो है इनको दिया गया था फॉर हिज वर्क दैट इज गीतांजलि जो है बुक है इनकी, उसके लिए जो है ये नोबेल प्राइज इनको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 1921 अल्बर्ट आइंस्टीन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन द स्टडी ऑफ। अल्बर्ट आइंस्टाइन को जो है 1921 में नोबेल प्राइज दिया गया था, और किस फील्ड, किस डिस्कवरी की वजह से, किस लिए दिया गया था? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मास एनर्जी रिलेशन, एटम मॉडल। एंड द करेक्ट आंसर इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी चीज से जो है कोलाइड करता है, देन दे रिलीज इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो रिलीज करता है, दैट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जो भी, जैसे कि लाइट जब किसी से जो है आप किसी भी चीज से कोलाइड करता है तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, दैट्स व्हाई वी से दैट लाइट कंटेन्स फोटोन। लाइट में जो है एनर्जी है, फोटोन है। तो ये जो है इन्होंने डेवलप किया था, तो इसकी वजह से इनको दिया गया था। नाउ वी विल डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेशन, दैट इज चागोस आर्किपेलागो एंड डिएगो गार्सिया आइलैंड। तो ये जो है चागोस आर्किपेलागो और डिएगो गार्सिया आइलैंड, ये आपको इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये मॉरिशस का आइलैंड है और ये क्यों न्यूज में है वो भी हम डिस्कस करेंगे, तो इसको हम लोग देखते हैं। रिसेंटली द यूनाइटेड किंगडम एग्रीड टू सीड सॉवरेनिटी ऑफ द स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट चागोस आर्किपेलागो टू मॉरिशस। तो ये यूनाइटेड किंगडम जो है, ब्रिटेन जो है वो एग्री कर गया है कि ये जो है इस आइलैंड को, चागोस आइलैंड जो कि उसका मॉरिशस का पार्ट ही है, उसको जो है वो दे देगा, उसका सॉवरेनिटी जो है उसको सौंप देगा, सीट कर देगा। जो कॉलोनी बनाने का इन लोगों का जो प्रोसेस था, उसमें इन्होंने बहुत सारी कॉलोनी बनाई अराउंड द एशिया, अराउंड द अफ्रीका, एंड दिस वाज वन ऑफ द कॉलोनी। मॉरिशस जो है एक कॉलोनी था, और जब मॉरिशस इंडिपेंडेंस हो गया फिर भी जो है इसका कुछ एरिया जो है ब्रिटिश ने अपने पास रख लिया, और जाकर अब जो है एक एरिया को जो है इन्होंने चागोस जो है वो एरिया को इन्होंने मॉरिशस को देने का फैसला ले लिया है। However, the UK will continue to exercise sovereign right over Diego Garcia Island. लेकिन ये जो दूसरा आइलैंड है डिएगो गार्सिया, उस पर ब्रिटेन अभी भी जो है अपना सॉवरेनिटी मेंटेन रखेगा, वो मॉरिशस को नहीं देगा। देखिए ये लोग खुद अभी तक कॉलोनी बनाकर रखे हुए हैं, दे लेक्चर अबाउट अस ऑन द डेमोक्रेसी। तो हम लोगों पे को क्या करते हैं? डेमोक्रेसी की बात सिखाते हैं, खुद दूसरे आइलैंड, दूसरे कंट्री पे जो है अब तक जो है उस पर उसको कॉलोनी बनाया हुआ है। Chagos archipelago, it consists of 58 islands and is located approximately 500 kilometers south of the Maldives in the Indian Ocean. तो चारगलोस जो
आर्किपेलागो है वो आपको इसका पार्ट है 58 आइलैंड का जो है ये एक आइलैंड है, आर्किपेलागो है, वहाँ पे 58 आइलैंड है। जैसे हमारा मालदीव ये कैसे है लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, उसी तरह से चागोज आइलैंड जो है मॉरिशस का पार्ट है। The French were first to colonize Mauritius along with the Chagos Island in 1715। तो सबसे पहले इसको जो है कॉलोनाइज किसने की कॉलोनी बनाया था? फ्रेंच ने कॉलोनी बनाया था। जैसे इंडिया में पोर्तुगीज आए थे 1498 में, फिर ब्रिटिश आए, फ्रेंच आए, उसी तरह से जो है ये लोग हर जगह चले गए। इंडोनेशिया जितने जहाँ जहाँ इनको जाना था सब जगह जहाँ जहाँ रिसोर्सेज मिला वहाँ गए और वहाँ के लोगों को इन लोगों ने लूटा। In the late 18th century, the French brought in slaves from Africa and India to work in newly established coconut plantations। यहाँ पे कोकोनट की खेती जो है, प्लांटेशन जो है बहुत अच्छा होता था और ये लोग क्या करते थे, स्लेव लेकर आते थे, कहाँ से? इंडिया और अफ्रीका से लाते थे और यहाँ पर काम करवा देते, कोकोनट जो है उसका प्लांटेशन करवाते थे। However, the UK took control of the region in 1814 after the fall of France, Napoleon Bonaparte। तो जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो हार गया था वाटरलू का जो है बैटल, उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट के बाद फ्रेंच जो है उतना स्ट्रॉन्ग था नहीं और ब्रिटिश ने जो है इसका कंट्रोल ले लिया मॉरिशस का फ्रेंच से। इन 1965 द यूके कॉन्स्टिट्यूटेड द ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटोरी ऑफ विच द चागोज आइलैंड वेयर अ सेंट्रल पार्ट। तो 1965 में जो है ब्रिटिश ने जो है इंडियन ओशन टेरिटोरी जो है, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटोरी जो है एक बनाया, जिसमें चागोज था, डिएगो गार्सिया था, ये सारे आइलैंड का जो है एक पार्ट, और ये जो है चागोज जो है वो सेंट्रल पार्ट था। When Mauritius gained independence in 1968, Chagos remained with Britain, which gave Mauritius a 3 million pound grant for the detachment। जब तक मॉरिशस जो है ये आज़ाद हुआ, फ्री हुआ 1968 में, चागोस फिर भी ब्रिटिश के पास ही रहा। और अब जो है उसके बाद जो है डिएगो गार्सिया पे तो इन्होंने आर्मी जो है से बेस भी बना दिया अमेरिका के हेल्प से, अमेरिका को देकर। In 2019, the International Court of Justice issued an advisory opinion that asks the United Kingdom to unconditionally withdraw its colonial administration from the area within 6 months। तो 2009 में ICJ ने कहा था कि आप जो है इस पे गलत तरह से आप कॉलोनी बनाए हुए हो, इस पे कब्जा किए हुए हो, आपको जो है तुरंत उसको अनकंडीशनल वे में जो है आपको उस वहाँ से विड्रॉ करना चाहिए। 6 मंथ के अंदर आपको कोई भी राइट नहीं है कि आप वहाँ पे रहो, लेकिन इनकी बात मानता कौन है? So now we will discuss some of the important question related to this topic। Mauritius is island state in the, तो मॉरिशस जो है वो किस ओशन में लाई करता है? ये आइलैंड है, किस ओशन में है? इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, नन ऑफ द, एंड द करेक्ट आंसर इज इंडियन ओशन। ये जो है इंडियन ओशन में आपको मॉरिशस मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज ग्रीनलैंड, विच इज लार्जेस्ट आइलैंड इन इंडियन ओशन। तो ग्रीनलैंड जो है वो सबसे बड़ा आइलैंड है वर्ल्ड में और ये जो है आपको नॉर्थ अमेरिका में, फिजिकली रूप से जो है नॉर्थ अमेरिका में है। ज्योग्राफिकल लोकेशन दैट इज इन नॉर्थ अमेरिका, बट पॉलिटिकल इट कम्स अंडर द हंगरी के अंडर आता है, ये हंगरी का पार्ट है, दैट इज द कंट्री ऑफ यूरोप। तो इंडियन ओशन में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? बोर्नियो, मदागास्कर, जावा, सुंदा, एंड द करेक्ट आंसर इज मदागास्कर। तो मदागास्कर आइलैंड जो है वो इंडियन ओशन में सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कंट्री इज जावा एंड सुमात्रा आइलैंड लोकेटेड। तो जावा सुमात्रा आइलैंड जो है वो किस देश में आपको देखने को मिलेगा? ये भी इंडियन ओशन में ही है, लेकिन किस देश में है? जापान, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया, एंड द करेक्ट आंसर इज इंडोनेशिया। तो ये जावा और सुमात्रा आइलैंड जो है ये इंडोनेशिया का जो है, और जावा आइलैंड पर ही जो है इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता जो है आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is a chain of volcanic islands in the North Pacific Ocean। तो ये जो है नॉर्थ पैसिफिक ओशन में कौन सा जो आपको आइलैंड है जो चैन ऑफ वॉल्केनिक इरोजन से बना हुआ है, चेन की तरह से बहुत लंबे इसमें जो है और वॉल्केनो से बना हुआ आइलैंड है, दैट इज हवाईयन आइलैंड, वंकावर आइलैंड, गैलापागोस आइलैंड, वनुआलेवु आइलैंड, एंड द करेक्ट आंसर इज हवाईयन आइलैंड जो है ये आपको मिल जाएगा नॉर्थ पैसिफिक ओशन में एक वॉल्केनिक आइलैंड के तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जापान कैपिटल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड। तो जापान का जो कैपिटल है, जापान एक वो भी आइलैंड कंट्री है, उसका सारी चीजें आइलैंड पे बसा हुआ है। तो जापान का जो कैपिटल है आपको टोक्यो, दैट इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड? होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, कुइशु, एंड द करेक्ट आंसर इज होन्शु। तो होन्शु जो है आइलैंड उस पे जो है ये उसका कैपिटल आपको देखने को मिलेगा। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच वी हैव डिस्कस फ्रॉम दिस टॉपिक, और अनदर टाइम
In case if you want to join us for self-study program, you can visit our center, Vasai, Thane, Dadar, Borivali, Andheri, Pune. If you are not Mumbai or Pune based, then you can call on this number for online classes. Live classes के लिए इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, काउंसलर आपको गाइड कर देंगे। और भी कोई क्वेरीज लॉ एग्जामिनेशन से रिगार्डिंग है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ पर जो है हम आपको रिप्लाई कर देंगे। आपको वहाँ पे फॉर्म भी मिल जाएगा, उसको भी फिलअप कर लीजिएगा। तो इस तरह से जो है आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं, खत्म करते हैं। So with that, we will conclude the session here. Thank you and have a nice day. See you in the next video. Till then, goodbye.